एक अंधेरी तंग कोठरी जिसकी चार दीवारी में कैद एक शख्स अपनी एक बेहद अजीब दास्तां बयान कर रहा था। नाम डाल्टन रसेल। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो कैमरे की आंखों में आग डालकर दावा कर रहा था कि उसने हाल ही में एक परफेक्ट बैंक रॉबरी को अंजाम दिया है। एक ऐसी डकैती जो न सिर्फ कामयाब रही बल्कि जिसके लिए वो कभी पकड़ा भी नहीं गया। हैरानी की बात यह थी कि उसने बैंक से एक पैसा भी नहीं चुराया, मगर फिर भी करोड़ों की लूट कर ली। वो कहता है कि वो जहां कैद है वो तकनीकी तौर पर जेल नहीं है, लेकिन वो जगह किसी जेल से कम भी नहीं है। तो आखिर कहां था डाल्टन और बिना पैसे चुराए उसने इतनी बड़ी लूट को कैसे अंजाम दिया? इस अजीबोगरीब रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कहानी हमें ले जाती है कुछ वक्त पीछे, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन इलाका। सुबह की भागदौड़ और शोरगुल के बीच एक मिनी वैन भीड़ को चीरती हुई अपने मंजिल की ओर बढ़ रही थी। वैन के अंदर डाल्टन और उसके 4 साथी मौजूद थे जो पेंटर्स यानी पुताई करने वाले के वेश में थे। कुछ ही समय बाद उनकी वैन मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक के ठीक सामने आकर रुकी। उस वक्त बैंक के अंदर आम दिन जैसा माहौल था। कैशियर्स पैसे गिन रहे थे, कस्टमर्स लाइन में खड़े थे और गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। डाल्टन और उसकी टीम सारे सामान के साथ अंदर घुसी। उन्होंने सफेद मास्क से अपना चेहरा छुपा रखा था और आंखों में सनग्लासेस थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पुताई करने वालों की ड्रेस में लुटेरे हो सकते हैं। सीसीटीवी को चकमा देने के लिए डाल्टन ने इंफ्रारेड लाइट्स निकाली। ये लाइट्स इंसानी आंखों को तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इसकी चमक ने सिक्योरिटी कैमरों को अंधा कर दिया। बस फिर बिना एक पल गवाए डाल्टन और उसके साथियों ने बैंक के बीचों बीच स्मोक बॉम्ब्स फेंके, जिससे पूरे हॉल में धुंध छा गया। रॉबर्स ने बंदूक निकाली और गार्ड्स, बैंक एम्प्लॉयज और सारे कस्टमर्स को बंदी बना लिया। उन्होंने सभी को जमीन पर लेट जाने को कहा और धमकी दी कि अगर कोई भी अपनी जगह से उठा तो उसे दुनिया से उठा दिया जाएगा। सब के सब डर के मारे नीचे पड़े हुए थे। डाल्टन ने बैंक के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। बैंक का पूरी तरह से उनके कब्जे में था। कुछ ही देर बाद बैंक के बाहर पूरा पुलिस महकमा जमा हो चुका था। उन्होंने पूरे बैंक को चारों ओर से घेर लिया था, मगर रॉबर्स से उन्हें धमकी मिली थी कि अगर कोई भी पुलिस वाला बैंक के दरवाजे के करीब आया तो वे बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। इसी दौरान शहर का सबसे जाना माना डिटेक्टिव कीथ फ्रेजियर अपने साथी मिशेल के साथ वहां पहुंचा। फ्रेजियर एक बहुत ही टैलेंटेड लेकिन बदकिस्मत डिटेक्टिव था। उस पर $1.5 लाख के घोटाले का आरोप लगा था। ये एक ऐसा दाग था जो उसके करियर को खत्म कर सकता था। उसे अपनी इज्जत वापस पाने के लिए एक बड़े मौके की जरूरत थी जो आज उसे मिल चुका था। अब तक इस केस का सारा भार इमरजेंसी पुलिस यूनिट के कैप्टन डेरियस के हाथों में था, जो एक एक्शन ओरिएंटेड आदमी था। वो बातचीत में नहीं बल्कि दुश्मनों को घुसकर मारने में यकीन रखता था। मगर अब फ्रेजियर ने कमान संभाली और डेरियस से इत्मीनान रखने के लिए कहा, क्योंकि इस वक्त रॉबर्स का पलड़ा भारी था। उनके हाथों में कई मासूमों की जिंदगियां थीं। फ्रेजियर सही मौके का इंतजार कर रहा था। वो रॉबर्स का हौसला तोड़ना चाहता था। दुश्मन के कमजोर होते ही वो उन्हें अंदर घुसकर मारने वाला था। लेकिन इधर बैंक के अंदर रॉबर्स का लीडर डाल्टन पुलिस की हर चाल को नाकाम करने में लगा था। उसने सभी बंधकों को एक कतार में खड़ा कर दिया और उसके साथ ही एक एक कर सभी के मोबाइल फोन्स छीनने लगे। सभी ने डर के मारे चुपचाप उन्हें अपने मोबाइल सौंप दिए। लेकिन बैंक के मैनेजर पीटर हैमंड के पास उन्हें ना तो फोन मिला और ना ही कोई सामान। डाल्टन उसके पास आया और प्यार से उसे समझाया, अगर तुमने अपना फोन कहीं छुपा कर रखा है तो बता दो, वरना अगर मैंने ढूंढ लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर पीटर अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि वो अपना फोन घर पर ही भूल गया है। तभी डाल्टन ने सारे कर्मचारियों के मोबाइल कॉन्टैक्ट्स खंगाले और पीटर का नंबर ढूंढ निकाला। और जैसे ही उसने कॉल किया, एक कमरे में छुपा हुआ पीटर का फोन बज उठा। पीटर डर के मारे कांपने लगा और गिड़गिड़ाता हुआ रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन डाल्टन उसे पकड़कर एक कमरे में खींच लाया और उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटने लगा। पीटर की दर्दनाक चीखें सुनकर सारे बंधकों के दिलों में दहशत बैठ गया। अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि रॉबर्स का हुक्म टाल सकें। डाल्टन ने उन सभी के कपड़े उतरवा लिए और उन्हें एक जैसे पेंटर वाले सूट पहना दिए गए।
उनका चेहरा सफेद मास्क से ढक दिया गया और आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इसके बाद डॉल्टन और उसके साथियों ने भी ठीक उसी तरह के कपड़े पहन लिए। अब बैंक के अंदर मौजूद हर शख्स, चाहे वो रॉबर्स हों या बंधक, सब एक जैसे दिख रहे थे। उन्हें पहचानना नामुमकिन था। अगर पुलिस रॉबर्स को पकड़ने के लिए अंदर आती तो कंफ्यूज हो जाती कि किस पर गोली चलानी और किसे बचाना है। पुलिस और रॉबर्स के इस तनाव भरे माहौल के बीच मैनहट्टन की ही एक गगनचुंबी इमारत के अंदर आर्थर केस नाम का एक बुजुर्ग आदमी अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। आर्थर एक बेहद अमीर और पावरफुल इंसान था। जिस बैंक में रॉबर्ट्स ने कब्जा कर रखा था, आर्थर उसका मालिक था। जब उसकी सेक्रेटरी ने उसे बताया कि उनके बैंक में डकैती हुई है तो आर्थर को जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इससे साफ था कि आर्थर को पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसने बिल्कुल ठंडे लहजे में पूछा कि डकैती किस ब्रांच में हुई है। इस पर जब सेक्रेटरी ने कहा कि वॉल स्ट्रीट ब्रांच, तो आर्थर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कपकपाती आवाज में सेक्रेटरी से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो वॉल स्ट्रीट ब्रांच ही है, वॉल स्ट्रीट और ब्रॉडवे के कोने वाली? जब उसे हाँ में जवाब मिला तो उसकी आंखों में एक गहरा डर दिखाई दिया। उस बैंक में कुछ तो ऐसा था जिसे लेकर आर्थर की बेचैनी बढ़ गई थी। दूसरी ओर फ्रेजियर लगातार बैंक के अंदर कॉल करके रॉबर्ट्स से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, मगर डॉल्टन उन्हें नजरअंदाज करता हुआ अपना अगला जाल बिछा रहा था। उसने बंधकों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया था। वो हर थोड़ी देर में उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करता था और डॉल्टन के साथी भी समय समय पर उनके बीच जाकर बैठ जाते थे और डर के मारे चीखते चिल्लाते थे। इससे बंधकों को यही लगता था कि वो डरा हुआ व्यक्ति भी उन्हीं की तरह पीड़ितों में से एक है। अगर बंधकों में से कोई जिंदा बाहर चला भी जाता तो उनका असली रॉबर्ट्स को पहचानना मुश्किल था। इस बीच डॉल्टन के साथी स्टोरेज रूम में फर्श को तोड़कर वहां एक सुरंग भी बना रहे थे। लग रहा था जैसे वे सुरंग के जरिए भागना चाहते हों। बाहर पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। तभी कुछ समय बाद डॉल्टन ने एक बैंक कर्मचारी को बाहर भेजा, जिसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों में पट्टी थी और उसके गले में बॉक्स लटका हुआ था। बाहर खड़ी पुलिस में हड़कंप मच गया। फ्रेजियर को शक हुआ कि उस बॉक्स में बॉम्ब भी हो सकता है और वो कर्मचारी रॉबर्ट्स का ही साथी हो सकता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। वो कर्मचारी रो रहा था, कांप रहा था, मगर पुलिस वालों ने ध्यान से उसके गले से बॉक्स निकाला और उस आदमी को जबरदस्ती पूछताछ के लिए पकड़ कर ले गए। जब बॉम्ब स्क्वाड ने उस बॉक्स की जांच की तो पता चला कि वो कोई बॉम्ब नहीं था, बल्कि उस बॉक्स के अंदर डॉल्टन ने अपनी मांगे लिखकर भेजी थी। लिखा था, हमें 2 बसें चाहिए जो हमें एयरपोर्ट तक ले जा सकें। एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज खड़ी होनी चाहिए जिसका फ्यूल टैंक फुल हो और जिसके पायलट्स रनवे के आखिरी छोर पर तैयार खड़े हों। ये सारे इंतजाम करने के लिए तुम्हारे पास रात 9 बजे का समय है। अगर देरी हुई तो हर घंटे एक बंधक की जान जाएगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। रॉबर्ट्स की ये मांग सुनकर फ्रेजियर मन ही मन हंस दिया। उसने अपनी टीम से कहा, ये रॉबर्ट्स तो बेवकूफ लगते हैं। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो यहां से बस में बैठकर निकलेंगे और एयरप्लेन में बैठकर आराम से देश से बाहर निकल जाएंगे। पुलिस वाले इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में ही बैंक का मालिक आर्थर वहां पहुंचा। उसने भी रॉबर्ट्स की मांग सुनी और ऐसा जताया जैसे उसे अंदर बंदी बनाए गए लोगों की फिक्र है। उसने कहा, डिटेक्टिव, अगर वो पैसे लूट कर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। मेरे कर्मचारी और ग्राहकों पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। अगर उन्हें प्लेन चाहिए तो मैं इंतजाम कर देता हूं। मगर फ्रेजियर ने कहा, इत्मीनान रखिए सर, किसी को कुछ नहीं होगा और आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। इस पर आर्थर जिद पर अड़ गया। उसने कहा कि यह मिशन पूरा होने तक वो उनके साथ ही रहेगा, मगर फ्रेजियर ने जबरदस्ती उसे बाहर निकाल दिया। आर्थर बौखलाया हुआ वहां से लौट आया। चिंता में वो पागल हुआ जा रहा था। तभी उसने एक बहुत ही पहुंची हुई प्रॉब्लम सॉल्वर और ब्रोकर मिस मैडलीन वाइट को कॉल किया। मैडलीन न्यूयॉर्क की वो महिला थी जिसके पास हर ताले की चाबी थी। उसका काम था अमीर और ताकतवर लोगों की गुप्त समस्याओं को सुलझाना। वो मेयर से लेकर पुलिस कमिश्नर तक हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। आर्थर ने उसे एक डील ऑफर की। उसने बताया कि जिस बैंक में रॉबर्ट्स डेरा डाले बैठे हैं उसके वॉल्ट में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है, बॉक्स नंबर 392। उसने मैडलीन को बताया कि उस बॉक्स में उसकी कुछ पारिवारिक धरोहरें हैं जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहता।
उसने कहा, मैडलिन, तुम्हें अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके बैंक के अंदर जाना है और रॉबर्स के साथ नेगोशिएट करके चुपके से वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स हासिल करनी है। बस वो बॉक्स मुझे लाकर दे दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितने तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मैडलिन, जो एक शातिर खिलाड़ी थी, उसे समझते देर नहीं लगी कि मामला संगीन है। आर्थर की बेचैनी बता रही थी कि उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स में परिवार की धरोहर नहीं बल्कि कुछ बड़ा है। मैडलिन ने डील एक्सेप्ट कर ली। वापस बैंक के बाहर रॉबर्ट्स ने एक होस्टेज के जरिए पुलिस के लिए एक पर्चा भेजा जिसमें लिखा था 50 भूखे लोगों के लिए खाना चाहिए। उसे पढ़कर फ्रेजियर के चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि रॉबर्ट्स ने उसे उनकी जासूसी करने का एक सुनहरा मौका दिया था। फ्रेजियर ने खाने में ट्रांसमीटर छुपाकर अंदर भेजने का फैसला किया ताकि रॉबर्ट्स की बातचीत सुन सके और उनका प्लान समझ सके। उन्होंने खाने में पिज्जा को चुना क्योंकि उसके अंदर ट्रांसमीटर छुपाना आसान था। पिज्जा के डब्बों के अंदर छोटे छोटे लिसनिंग डिवाइस लगा दिए गए और उन्हें रॉबर्ट्स को सौंप दिया गया। रॉबर्ट्स भी मासूमों की तरह बिना जांच पड़ताल किए चुपचाप उन्हें अंदर ले गए। कमांड सेंटर में अब फ्रेजियर, मिशेल और डेरियस हेडफोन्स लगाकर बैठे थे। वे रॉबर्ट्स की बातचीत सुनने को बेताब थे। जैसे ही सिग्नल आने शुरू हुए, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन अगले ही पल उनका दिमाग भन्ना गया। रॉबर्ट्स किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे थे जो उनके सिर के ऊपर से गई। उनकी भाषा समझने के लिए पुलिस ने आम लोगों की मदद लेने का फैसला किया। फ्रेजियर ने स्पीकर के जरिए भीड़ में खड़े लोगों को वो भाषा सुनाई और पूछा कि क्या भीड़ में कोई ऐसा है जो इस भाषा को समझ सकता है। किस्मत से एक लेडी को वो भाषा समझ में आ गई। वो अल्बेनियन भाषा थी। फ्रेजियर ने तुरंत उसे बुलवाया और रॉबर्ट्स की बातचीत उसे सुनाई। कमांड सेंटर का माहौल अब गंभीर हो चुका था। फ्रेजियर और पूरी टीम सांस रोककर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी वो लेडी हंसने लगी। उसने कहा, लगता है आपके रॉबर्ट्स एनवर हो जाएं। फ्रेजियर ने चौंक कर सवालिया नजरों से उसे देखा। लेडी ने कहा, जी हां, ये आवाज अल्बेनिया के पूर्व तानाशाह एनवर होजा की है जो मर चुका है, और आप अभी उसकी एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जिसमें वो एक प्रोपेगेंडा स्पीच दे रहा है। ये सुनते ही फ्रेजियर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि रॉबर्ट्स ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। रॉबर्ट्स को पिज्जा बॉक्सेस में ट्रांसमीटर होने का पता पहले ही चल चुका था। वो जानबूझकर उन्हें अल्बेनियन डिक्टेटर की रिकॉर्डिंग सुना रहे थे ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। मगर अब सवाल था कि रॉबर्ट्स को ये बात पता कैसे चली। फ्रेजियर को अब पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका सामना किसी साधारण चोर से नहीं बल्कि जीनियस लोगों से हुआ है जो पुलिस की हर चाल को पहले से जानते हैं। इसी तनातनी के बीच एक सरकारी गाड़ी ने वहां दस्तक दी। उसमें बैठी थी मैडलिन, वो भी न्यूयॉर्क के मेयर के साथ। मेयर ने फ्रेजियर को बुलाया और उससे मैडलिन का परिचय करवाते हुए कहा कि मैडलिन शहर की सबसे काबिल नेगोशिएटर है। वो रॉबर्ट से बातचीत में मदद करने आई है। लेकिन फ्रेजियर की अनुभवी आंखें देख सकती थीं कि ये मदद नहीं बल्कि दखलंदाजी थी। उसे ये कतई पसंद नहीं आया कि उसके क्राइम सीन पर कोई बाहरी शख्स हुक्म चलाए। उसने मैडलिन की मदद लेने से मना कर दिया, पर मैडलिन पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने सीधे फ्रेजियर की दुखती रग पर हाथ रखा, कहा कि वो जानती है फ्रेजियर प्रमोशन के लिए तड़प रहा है, पर उस पर लगे चोरी के इल्जाम के कारण उसका प्रमोशन संभव नहीं है। मैडलिन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर फ्रेजियर उसे बैंक के अंदर जाने दे और उसके साथ सहयोग करे तो वो न सिर्फ उसका नाम उस चोरी के केस से हमेशा के लिए साफ करवा सकती है बल्कि उसे डिटेक्टिव फर्स्ट ग्रेड का प्रमोशन भी दिलवा सकती है। फ्रेजियर सोच में पड़ गया। वो समझ गया था कि मैडलिन कानून से भी ऊपर है। अपनी इज्जत और अपनी नौकरी को बचाने के लिए उसने अपने ईगो को साइड में रखकर मैडलिन की शर्त मान ली। समय अब तेजी से बीत रहा था और डॉल्टन की दी हुई मांग पूरी करने की डेडलाइन करीब आ रही थी। आखिरकार बैंक के अंदर से डॉल्टन ने फ्रेजियर को कॉल किया और उसे देरी करने का अंजाम एक बार फिर याद दिलाया। इस पर फ्रेजियर ने धैर्य रखते हुए जंबो जेट का इंतजाम करने के लिए डॉल्टन से थोड़ी और मोहलत मांगी। डॉल्टन को अंदाजा था कि पुलिस चाल चल रही है। उसने फ्रेजियर को और वक्त देने के बदले एक शर्त रखी, एक पहेली।
उसने कहा कि अगर फ्रेजियर ने इस पहेली का सही जवाब दिया तो ही उसे मोहलत मिलेगी और अगर नहीं तो एक हॉस्टेज की जान जाएगी। फोन पर डाल्टन ने कहा, ध्यान से सुनना डिटेक्टिव, और बताओ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक साल में गुजरने वाली ट्रेनों का वजन ज्यादा है या फिर यूएस में जितने नोट छपते हैं उनके लिए काटे गए पेड़ों का वजन ज्यादा है। फ्रेजियर और मिशेल एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहेली बहुत उलझी हुई थी। कमांड सेंटर में सब अपना अपना दिमाग दौड़ाने लगे। कोई नोटों के वजन का हिसाब लगा रहा था तो कोई ट्रेनों का, लेकिन तभी मिशेल के दिमाग की बत्ती जली। उसने फ्रेजियर को इशारा किया और जवाब समझाया। उसने बताया कि ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। पहला लॉजिक, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन असल में एक पोस्ट ऑफिस का नाम है। ट्रेनें वहां से नहीं बल्कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से चलती हैं। पोस्ट ऑफिस से ट्रेन गुजरती ही नहीं, इसलिए वजन हुआ 0। दूसरा लॉजिक, अमेरिकन नोट कागज से नहीं बनते, इसलिए उनके लिए पेड़ नहीं काटे जाते। वे कॉटन और लेनिन के रेशों से बनते हैं, यानी पेड़ों का वजन भी हुआ 0। जवाब था दोनों का वजन बराबर है, यानी 0। फ्रेजियर ने राहत की सांस ली और फोन पर डाल्टन को जवाब दिया 0। डाल्टन ने मुस्कुराकर फोन काट दिया, जिसका मतलब था पुलिस वालों को थोड़ी और मोहलत मिल चुकी थी। दूसरी ओर मैडलीन बैंक के अंदर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी फ्रेजियर उसके पास आया और अपने फोन से डाल्टन को कॉल करके उसकी मैडलीन से बात करवाई। मैडलीन ने सीधे शब्दों में डाल्टन से कहा, मैं ना तो कोई पुलिस वाली हूँ और ना ही तुम्हारे काम में दखल देना चाहती हूँ। मैं यहाँ बैंक के मालिक आर्थर की तरफ से आई हूँ। उनकी एक अमानत अंदर है, बस वो लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यकीन करो, अगर तुम मुझे अंदर आने दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। डाल्टन ने बेझिझक मैडलीन को अंदर आने दिया। फ्रेजियर ने 10 मिनट के लिए बैंक की बिजली कटवा दी ताकि रिपोर्टर्स मैडलीन को कैमरे में कैद न कर सकें। मैडलीन जब बैंक के अंदर पहुंची तो वहां का मंजर डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था और बंदूकों के रोने की दबी हुई आवाज आ रही थी। डाल्टन के एक आदमी ने मैडलीन की तलाशी ली और फिर उसे आगे भेज दिया, जहां डाल्टन कैश काउंटर के पीछे उसका इंतजार कर रहा था। मैडलीन ने डाल्टन का हौसला तोड़ने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, मैं जानती हूं तुम लोग यहां घुस तो गए हो, मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देती हूं। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी सजा भी कम करवा दूंगी और जेल से छूटने के बाद तुम्हें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। बदले में बस मुझे 2 मिनट के लिए वॉल्ट में जाकर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स लाना है। तभी डाल्टन ने कहा, बॉक्स नंबर 392 है ना? मैडलीन के होश उड़ गए। दरअसल डाल्टन को पहले से ही उस बॉक्स के बारे में मालूम था और वो उस बॉक्स को खोल भी चुका था। उसमें उसे करोड़ों के हीरे और एक एनवेलप भी मिला था। मैडलीन, जो आर्थर केस को देश का एक सम्मानित नागरिक समझती थी, वो असल में एक ढोंगी था। डाल्टन ने मैडलीन को उसका घिनौना चेहरा दिखाया। डाल्टन ने बताया कि जिस आर्थर केस को दुनिया एक सम्मानित बैंकर मानती है, असल में उसने अपनी दौलत ब्लड मनी यानी मासूमों के खून से बनाई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब नाजीज यहूदियों को मार रहे थे, तब आर्थर ने पैसों के लिए नाजीज की मदद की थी। उसने उन्हें बहुत से छुपे हुए यहूदियों के बारे में बताया था, यहां तक कि एक बैंकर जो आर्थर का दोस्त हुआ करता था, आर्थर ने उसे भी मरवा दिया था। नाजीज से मिली दौलत से ही उसने अपना बैंक खड़ा किया था। सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 392 में वही दौलत हीरो के रूप में छिपी थी और साथ ही वो एनवेलप जो डाल्टन को हीरो के साथ उस बॉक्स में मिला था, उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो आर्थर के गुनाहों का पर्दाफाश कर सकते थे। इस बैंक में डाल्टन को वो दस्तावेज मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि डाल्टन यहां वो सबूत और वो हीरे चुराने ही आया था। उसने मैडलीन से साफ कह दिया कि उसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ये सबूत उसका इंश्योरेंस है ताकि वो बैंक से सुरक्षित बाहर निकल सके। मैडलीन को खाली हाथ और अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा। फ्रेजियर को जब पता चला कि मैडलीन की चाल भी नाकाम हो चुकी है, तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अब अपनी चाल चली। उसने डाल्टन को कॉल किया और कहा, तुमने जो कुछ भी मांगा था सब तैयार है, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है कि सारे बंधक सुरक्षित हैं या नहीं। काफी बहस के बाद डाल्टन मान गया और उसे अकेले अंदर आने की इजाजत दी। फ्रेजियर जब बैंक के अंदर गया
तो उसने अपनी आंखों से डॉल्टन का मास्टर प्लान देखा। सभी बंधकों ने रॉबर्स जैसे ही कपड़े और मास्क पहने थे। ये पहचानना नामुमकिन था कि कौन चोर है और कौन मासूम। उसने पीटर हैमंड और बाकी बंधकों को देखा जो बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हीं में रॉबर्स भी शामिल थे, जो रोने धोने का नाटक कर रहे थे ताकि फ्रेजियर उन्हें हॉस्टेज के रूप में याद रखे। पूरी तसल्ली करने के बाद जब डॉल्टन फ्रेजियर को वापस दरवाजे के पास लेकर आया, तभी फ्रेजियर अचानक पलटा और डॉल्टन पर झपटकर उसका मास्क उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार गई। डॉल्टन के साथी ने फ्रेजियर को दबोच लिया और धक्के मारकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। डॉल्टन फ्रेजियर की इस गुस्ताखी को ऐसे भुलाने वाला नहीं था। उसने सीसीटीवी के सामने एक बंधक को गोली मार दी। सारी पुलिस फोर्स में हड़कंप मच गया। फ्रेजियर को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि डॉल्टन सिर्फ उन्हें डरा रहा है, लेकिन उसने सच में एक मासूम को मार दिया था। मीडिया ने इस हत्या को लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया था। फ्रेजियर के बॉस ने उसे इसी वक्त इस केस से बाहर कर दिया और इस केस का सारा जिम्मा डेरियस को सौंप दिया। डेरियस, जो बातचीत के बजाय दुश्मनों को घुसकर मारने पर यकीन रखता था, उसने एक टैक्टिकल असॉल्ट टीम तैयार की और बैंक में घुसकर उन रॉबर्स को मारने का प्लान बनाया। एक ओर डेरियस अपनी टीम को बैंक के बाहर जमा कर रहा था, तो दूसरी ओर फ्रेजियर अपनी गलती पर पछतावा करता हुआ बाहर मायूस खड़ा था। वो सोच रहा था कि आखिर कोई चोर इतना शातिर कैसे हो सकता है कि उसे पुलिस की हर चाल का पता हो। तभी इत्तेफाक से उसे उस बॉक्स का ख्याल आया जिसमें शुरुआत में रॉबर्ट्स ने अपनी मांगे लिखकर भेजी थी। आखिर रॉबर्ट्स ने अपनी मांगे लिखने के लिए उस बॉक्स का इस्तेमाल क्यों किया होगा? यह सोचकर फ्रेजियर जल्दी कमांड सेंटर में आया और उस बॉक्स को तोड़कर देखा। वो भौचक्का रह गया। उस बॉक्स के अंदर डॉल्टन ने एक ट्रांसमीटर छुपा रखा था। अब फ्रेजियर को समझ आया कि रॉबर्ट्स को उनके हर कदम, हर प्लान का पता कैसे चल रहा था। रॉबर्ट्स अब तक उनकी सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें अब डेरियस के हमले का सारा प्लान भी पता चल चुका था। उधर डेरियस ने बैंक में घुसने के लिए दरवाजों को बॉम्ब से उड़ा दिया था। फ्रेजियर ने डेरियस को चिल्लाकर हमला रोकने के लिए कहा, लेकिन डेरियस अब पीछे नहीं हटने वाला था। तभी अचानक बैंक के अंदर से धुएं के बवंडर उठने लगे और सारे बंधक पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए बाहर आने लगे। सबने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। पुलिस कंफ्यूज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गोली किस पर चलाएं। उन्होंने हर बाहर निकलने वाले शख्स को जमीन पर पटक दिया और उन सबके हाथ पैर बांध दिए। फ्रेजियर ने उन सभी का चेहरा देखा। उनमें डाल्टन के 4 साथी भी मौजूद थे, जिन्हें पहले फ्रेजियर ने बंधक बने हुए देखा था। इसलिए फ्रेजियर को उन पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। उसे अब भी लग रहा था कि रॉबर्ट्स अब भी अंदर ही है। स्वॉट टीम हथियारों के साथ बैंक के अंदर तूफान की तरह घुसी। वे रूम बाय रूम चेक कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर रॉबर्ट्स का नामो निशान तक नहीं मिला। यहां एक अजीब बात यह हुई कि बाकी के रॉबर्ट्स तो बंधकों के साथ बाहर निकल चुके थे, लेकिन डॉल्टन उनमें शामिल नहीं था। पुलिस ने बैंक का चप्पा चप्पा छान मारा। डॉल्टन किसी भूत की तरह गायब हो गया था। इस बीच पुलिस ने देखा कि बैंक के सारे पैसे अपनी जगह पर थे। तभी जब उन्हें रॉबर्ट्स की बंदूकें मिली तो उनके होश पाख्ता हो गए। वो सब प्लास्टिक के खिलौने थे। उन्हें वहां एक कपड़ा भी मिला जिसमें नकली खून लगा था। यह कपड़ा उस आदमी का था जिसे रॉबर्ट्स ने गोली मारी थी, यानी कि वो हत्या भी नकली थी। पुलिस ने स्टोरेज रूम भी चेक किया। वहां भी कुछ नहीं था। वो सुरंग भी नहीं जिसकी खुदाई रॉबर्ट्स शुरुआत से ही कर रहे थे। फ्रेजियर का यह सोचकर दिमाग ही घूम गया कि चोर चोरी करने बैंक में घुसे, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं चुराया और भूत की तरह गायब हो गए। फ्रेजियर ने एक एक कर सारे बंधकों से पूछताछ की, पर डॉल्टन के साथी बंधकों के साथ शहद में चाशनी की तरह घुल चुके थे। फ्रेजियर उन्हें पकड़ नहीं पाया। वहीं आर्थर इस बात से खुश था कि डॉल्टन ने उसके गुनाहों के सबूत दुनिया के सामने नहीं रखे। आर्थर ने सरकार पे दबाव डालकर इस केस को ही बंद करवा दिया, मगर फ्रेजियर हार मानने वालों में से नहीं था। उसे यकीन था कि चोर बेवजह तो बैंक में घुस नहीं सकते। उसने जब बैंक की हिस्ट्री खंगालनी शुरू की, उसे एक अजीब बात पता चली। बैंक के वॉल्ट लिस्ट से सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 392 का रिकॉर्ड गायब था। फ्रेजियर का शक यकीन में बदल गया। वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खुलवाने के लिए बैंक की तरफ निकल गया। अब सवाल आता है कि आखिर डॉल्टन, जो ना बंधकों के साथ पाया गया था और ना ही बैंक के अंदर मिला था, वो आखिर गायब कहां हो गया था?
दरअसल डॉल्टन बैंक के स्टोरेज रूम में ही छुपा हुआ था। उन्होंने वहां एक छोटा सा सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाया था जहां डॉल्टन हफ्तों तक छुपा रहा। वहां उसने खाने पीने के सारे इंतजाम किए थे और वो सुरंग जो रॉबर्स खोद रहे थे वो टॉयलेट बनाने के लिए था। बैंक रॉबरी का सारा मामला रफा दफा होने के बाद डॉल्टन एक आम आदमी की तरह कपड़े पहनकर बैंक से बाहर निकलने लगा। इत्तेफाक से उसी वक्त फ्रेजियर बैंक में आया। डॉल्टन उसके सामने से निकल गया, पर फ्रेजियर उसे पहचान नहीं पाया। बाहर डॉल्टन के साथी कार में उसका इंतजार कर रहे थे, जिनके साथ वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया। डॉल्टन ने बैंक नहीं लूटा था, पर आर्थर के करोड़ों डॉलर्स के हीरे चुरा ले गया था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस तरह उसने एक परफेक्ट बैंक रॉबरी को अंजाम दिया, जिसमें ना कोई चोरी हुई, ना कोई मुजरिम पकड़ा गया और डॉल्टन और उसके साथी करोड़पति भी बन गए। मगर डॉल्टन का मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि उसे आर्थर जैसे दरिंदे का पर्दाफाश भी करना था। उसने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में फ्रेजियर के लिए एक हीरे की अंगूठी सुराग के रूप में छोड़ी थी, जो फ्रेजियर को आर्थर की गिरेबान तक पहुंचाने वाला था। इस तरह आर्थर के बुरे दिन शुरू हो गए और ये शानदार फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।